हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर साइंस यानी विज्ञान शिक्षण में आज की आपके राजन सीरीज़ के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो रहे थे, उन अति लघु उत्तरीय प्रश्न में मैं आज आपको 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की वीडियो और डीएलएड से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके अक्टूबर के लास्ट वीक में या फिर आपके नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका पेपर हो सकता है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है। जल्दी से राजन सीरीज़ और पवन सीरीज़ उठाएं और वीडियो पे जितनी भी आप चैनल पे वीडियो अपलोड हैं उन सभी को देखें, उन सभी को पढ़ें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं छाया क्या है। तो छाया तो आप जानते हैं, आपने खुद ही आपकी ही एक छाया बनती है, ठीक है, जिसको हम आम तौर पर परछाई भी कहते हैं, ठीक है। तो छाया तो आप जानते ही क्या होता है, लेकिन ये कैसे बनती है, किस तरीके से बनती है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख दिया जाता है, अपारदर्शी का मतलब समझते हैं ना, आपने पढ़ा होगा पारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं, है ना। तो अपारदर्शी वस्तु का मतलब होता है जैसे कि आपका क्या हो गया, जैसे कि कोई लकड़ी का टुकड़ा रख दिया जाए या फिर क्या बोलते हैं लोहा रख दिया जाए या फिर ईंट रख दी जाए, ये अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं। यानी कि ऐसी वस्तुएं जिन वस्तुओं में से प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजर पाता, यानी अच्छी तरीके से एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाता है, उसको काटता हुआ, उसे हम अपारदर्शी कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जिन वस्तुओं में प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजर पाता, जैसे कि हमारी लकड़ी हो गई, हमारा लोहा हो गया, हमारी ईंट हो गई, और हम लोगों से भी प्रकाश क्या होता है, आर पार नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ऐसी वस्तुओं को हम अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख दिया जाता है, जैसे कि आपकी लाइट जल रही है और लाइट से जो भी आपकी रोशनी निकल रही है उसके सामने आप किसी भी वस्तु को रख दें, यानी कि आप ईंट को रख दें या बुक्स रख दें या फिर कुछ भी रख दें, आप लोहा या लकड़ी कुछ भी रख दें, तो क्या होता है, वहाँ वो प्रकाश जो होता है वो जाने वाले मार्ग पे जब रख देते हैं तो वस्तु प्रकाश के आर पार से रोक देती है, यानी उसके प्रकाश को आर पार से रोक देती है वहीं पे, जिससे वस्तु के दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। यानी कि उस वस्तु के दूसरी ओर, देखा होगा आपने, परछाई हम जहां हम खड़े होते हैं उसके दूसरी तरफ हमारी परछाई बन जाती है, ठीक है। तो प्रकाश क्षेत्र बन जाता है, प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकाशहीन क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे छाया कैसे बनती है। जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख दिया जाता है तो वस्तु प्रकाश को आर पार से रोक देती है, जिससे वस्तु के दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकाशहीन क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? तो सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं, आपको मैंने बहुत अच्छे से फर्स्ट सेमेस्टर में भी बताया था और सेकंड सेमेस्टर में भी मैंने आपको बताया है। फिर से मैंने इसके बारे में अच्छे से समझाया है ताकि आप भूलें ना, लेकिन फिर भी आइए रिविजन कर लेते हैं। और ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण हमारा जो होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है। कब होता है? सूर्य ग्रहण हमारा अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण हमारा जो होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है। देखिए, सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य ग्रहण में क्या होता है, एक चीज ध्यान रखिएगा, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो और चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, सूर्य हमेशा अपनी ही जगह पे रहता है, ठीक है। चाहे वो सूर्य ग्रहण हो और चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, सूर्य हमेशा अपनी ही जगह पे रहता है। भाई, सूर्य किसी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है, इसलिए वो अपनी जगह पे रहता है। लेकिन किसको बदला जाता है, बदलाव जो होता है वो केवल हमारा पृथ्वी और चंद्रमा में होता है। किसमें होता है? पृथ्वी और चंद्रमा में बदलाव होता है। तो याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या के दिन होता है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? जब सूर्य और, अब भाई चंद्र ग्रहण में चंद्रमा तो बीच में आएगा नहीं, ये भी एक आपका पॉइंट, आप इसको पकड़ लीजिए, एक ट्रिक समझ लीजिए। देखिए, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो, हमेशा सूर्य ही आएगा, एक ही स्थान पर रहेगा। बीच में क्या आता है, हमें इस पे फोकस करना है। तो अगर चंद्र ग्रहण होगा तो जाहिर सी बात है बीच में क्या आएगी, पृथ्वी आएगी, और अगर सूर्य ग्रहण होगा तो बीच में कौन आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा। देखिए कितने अच्छे से ट्रिक से मैंने आपको बताया, फट से आपको याद हो गया होगा।
कि सूर्य ग्रहण में क्या होता है, जब भी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो वहां पर क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। और ये कब होता है, अमावस्या के दिन। और जब भी सूर्य और पृथ्वी के बीच सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, तो वहां पे चंद्र ग्रहण होता है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया, सबसे पहले ये कि सूर्य अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। सेकेंड पॉइंट मैंने ये बताया कि दोनों में सूर्य हमेशा एक ही स्थान पर रहेगा, ठीक है, वो अपनी जगह से नहीं हिलता है। थर्ड पॉइंट मैंने ये बताया, जब भी चंद्र ग्रहण होगा तो पृथ्वी बीच में आ जाएगी, और जब भी सूर्य ग्रहण होगा तो चंद्रमा बीच में आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जब चंद्र ग्रहण हो रहा है तो पृथ्वी ही बीच में आएगी, चंद्र ग्रहण में चंद्रमा क्यों आएगा बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रिक वाइज आप याद कर सकते हैं। तो देखिए मैंने दोनों प्रश्न आपको कैसे एकदम चुटकी में ट्रिक से बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फसल किसे कहते हैं। तो फसल क्या होता है, फसल तो आप जानते ही हैं क्या होता है, जो खेतों में जो भी पेड़ पौधे उगाए जाते हैं वही फसल होती हैं, चाहे वो गेहूं की हो, चाहे वो चावल की हो, चाहे वो जौ बाजरा गन्ना जो भी हो, सब फसल ही तो होती है। लोग कहते हैं ना कि फसल उगाई गई है, ठीक है। तो फसल क्या होता है, एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाए गए एक ही जाति के पौधों के समूह को फसल कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए एक कोई जगह है, आपका खेत है, वहां पर एक ही जाति के, यानी कि अगर आपने उस पूरे एरिया में गेहूं के पौधों को लगाया है तो गेहूं ही सारे के सारे गेहूं के पौधे होंगे, ठीक है। ये नहीं कि एक गेहूं का, दूसरा चावल का, तीसरा जौ का, ऐसा नहीं होता है ना। यानी कि एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाई गई एक ही जाति के पौधे के समूह को, यानी उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, फसल कितने प्रकार की होती है। तो फसल आपको पता है, फसल हमारी 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है आपका खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। चलिए इसके बारे में भी मैंने अच्छे से बता दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। तो खरीफ की फसल क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। जितनी भी फसल आपकी जून जुलाई में बोई जाती हैं, ठीक है, जो भी फसलें आपकी जून जुलाई में बोई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, खरीफ की फसल कहलाती हैं। जैसे कि चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंग हो गया, मूंगफली हो गया, ठीक है, ये हमेशा जून जुलाई में बोई जाती हैं। जब जून जुलाई में बोई जाती है तभी तो अक्टूबर नवंबर में निकलती हैं। भाई मूंगफली क्या होता है, ठंड में आप खाते हो ना मूंगफली को, ठीक है, या मूंगफली को। नेक्स्ट है आपका रबी की फसल। रबी की फसल ये जो होती हैं फसलें, ये अक्टूबर से नवंबर के महीने में बोई जाती हैं। जैसे मसूर हो गई, अलसी हो गई, चना हो गया, आलू हो गया, आपका लहसुन हो गया, ठीक है, लहसुन, प्याज, मूली, चुकंदर, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी आपकी रबी की फसल होती हैं। नेक्स्ट है आपका जायद की फसल। देखिए जायद की फसल में क्या होता है, बहुत कम ही इसका लोग इसको बोते हैं। जब क्या होता है, जब आपकी सारी खेती, मतलब जैसे आपका चना, मटर, गेहूं जो भी होता है सब खत्म हो जाता है, उसके बाद कुछ होता है, कुछ खास चीज़ें बोई जाएं, ठीक है, जैसे कि आप तरबूज बोते हैं, खरबूजा बोते हैं, खीरा बोते हैं, ककड़ी बोते हैं, ये सभी आपकी जायद की फसल हैं। ये हमेशा फरवरी से मार्च तक बोई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंचाई की प्रमुख विधियां कौन सी हैं। तो सिंचाई की प्रमुख विधियां कौन सी हैं, सिंचाई की बहुत सारी विधियां होती हैं। प्रवाह विधि होता है, क्यारी विधि होती है, यानी क्यारियों में बनाकर, जैसे क्या होता है आपने देखा होगा, क्यारी बनाई जाती हैं, उनमें पेड़ लगाए जाते हैं, ठीक है। क्यारी विधि हो गया, कूड़ विधि हो गया, वलय स्थिति हो गया, बॉर्ड विधि हो गया, ड्रिप विधि हो गया। अब मैं इन सब के बारे में अगर एक एक करके समझाने लगूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, क्योंकि ये आपके अति लघु प्रश्न में आता है, आपको सिर्फ इतना ही आंसर देना होगा, ठीक है। और आपको पता है आपके अति लघु प्रश्न जो होते हैं वो 1 नंबर के होते हैं, तो इतना 1 नंबर में बहुत है। नेक्स्ट है कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम बताओ, यानी कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए हमें किन किन यंत्रों का इस्तेमाल करना होता है, किन किन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना होता है। तो कृषि में प्रमुख यंत्र हैं, आपका हल हो गया, आप हल लेते हैं, पटेला, बखर, रेक, फावड़ा, ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है, हैरो, कल्टीवेटर, डिपलर, ठीक है, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मृदा अपरदन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन बहुत आता है। तो मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने को मृदा अपरदन कहा जाता है। ये कई तरीके से भी हो सकता है, वायु के द्वारा भी, जल के द्वारा भी, जैसे बाढ़ आ गई तो आपकी एक मिट्टी दूसरी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, या फिर क्या होता है वायु के द्वारा भी हवा चलती है तो आपकी एक मिट्टी उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, ठीक है।
यानी कि आपकी जो मिट्टी होती है वो एक स्थान से होकर दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। तो वायु तो मृदा के एक स्थान से दूसरे यानी मिट्टी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने को हम क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बीज बोने की प्रमुख तथा प्राचीन विधि कौन सी है? यानी बीज बोने की सबसे अच्छी और सबसे पुरानी विधि कौन सी है, इसके बारे में पूछा गया है। तो हाथ से छिड़कावा विधि। पहले कोई भी मशीन नहीं थी, कोई भी मतलब क्या बोलते हैं कि यंत्र वगैरह नहीं थे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, कोई भी मशीन्स नहीं थी। तो क्या होता था, लोग जो बीज को बोते थे तो क्या करते थे? हाथ से छिड़कते थे। पूरे खेत में क्या होता था? हाथ से छिड़कते थे। ठीक है। तो इसी विधि को हम क्या कहते हैं? हाथ से छिड़कावा विधि। ठीक है। नेक्स्ट है कार्य किस प्रकार की राशि है? तो कार्य एक प्रकार की अदिश राशि है। तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा अदिश और सदिश राशि क्या होती है। तो अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि जो होती है ये क्या बोलते हैं, अदिश राशि को हम इंग्लिश में स्केलर कहते हैं। ठीक है, स्केलर कहते हैं। और इनमें केवल क्या होता है? इनमें केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं बताई जाती। लेकिन हमारी सदिश राशि में क्या होता है? इनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो ऐसी राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपका कार्य है जैसे कि क्षेत्रफल हो गया, घनत्व हो गया, ऊर्जा हो गई। ठीक है, ये सभी क्या है? अदिश राशि है। नेक्स्ट है माकासा पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? यहाँ पर लिखना चाहिए था MKS पद्धति में। ठीक है, MKS पद्धति सुना है ना? MKS पद्धति मीन्स क्या होता है? M का मतलब होता है मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकेंड सिस्टम। क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। ठीक है, इसका पूरा उत्तर यही है, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। ठीक है, कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाए तो अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए किसी भी जगह पर। MKS का फुल फॉर्म क्या होता है? MKS आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, इंटर वगैरह में अगर आपकी फिजिक्स होगी तो आपने पढ़ा होगा कि MKS का मतलब क्या होता है? मीटर किलोग्राम लिख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है पेपर में फुल फॉर्म पूछी भी जा सकती हो। तो मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। वैसे पूछा नहीं जाता है, बट बाय चांस अगर आपके टेट वगैरह में भी पूछ लिया जाए तो आप आराम से कर सकते हैं। तो ये कहा गया है कि MKS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? तो MKS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बल किसे कहा जाता है? बल का मतलब क्या होता है? बल मतलब होता है फोर्स, धक्का। ठीक है, बल शक्ति होती है। बल यानी फोर्स होती है, शक्ति, कुछ भी कह सकते हैं। किसी पदार्थ को करने में जिस ऊर्जा का प्रयोग, यानी किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में जिस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है उसे हम बल कहते हैं। आप किसी भी चीज को जैसे जो क्या बोलते हैं आप, क्या होता है, आप अपनी एक बुक को भी खिसकाते हैं तो कैसे खिसकाते हैं? बल लगाकर। ठीक है, ताकत से खिसकाते हैं। बल मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं ताकत। ठीक है। नेक्स्ट है आपका परिवहन के साधन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं? तो परिवहन के साधन जो होते हैं वो पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, डीजल, पेट्रोल जो भी आपका पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है? तो विद्युत ऊर्जा का उपयोग हम कहाँ करते हैं? हम विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं? पंखे में, मशीनों में, फ्रिज में, टीवी में, कूलर में आदि चलाने के लिए करते हैं। अगर हमारे घर में बिजली ही नहीं होगी, विद्युत ही नहीं होगी, विद्युत ऊर्जा नहीं होगी तो ना हमारे फैन ऑन होंगे, ना हमारी मशीनें चलेंगी, ना फ्रिज चलेगी, ना कूलर चलेगा, ना टीवी चलेगी। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इन सभी चीज़ों में करते हैं। नेक्स्ट है बायोगैस से क्या आशय है? तो बायोगैस तो आपने देखी होगी ना, जिसे हम गोबर गैस कहते हैं। ठीक है, एक तरीके से बायोगैस को ज्यादातर आम भाषा में लोग गोबर गैस कहते हैं। ठीक है, तो गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न गैस क्या कहलाती है? बायोगैस कहलाती है। ठीक है, क्या होता है? गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा के सीमित स्रोत या अनवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं? तो ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि ऐसे स्रोत जिन्हें हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जैसे पत्थर का कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद ऊर्जा के सीमित स्रोत कहलाते हैं। सीमित स्रोत का मतलब यहाँ पर हो गया अनवीकरणीय, और सीमित स्रोत का मतलब ये है कि हम इसे आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। इसे प्राप्त करने के लिए हमें बहुत हजारों वर्ष लग जाते हैं, तब हमें ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। अब पेट्रोल तो बहता तो नहीं, पेट्रोल की नदियाँ तो नहीं बहती हैं ना,
क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा पृथ्वी के नीचे हजारों करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ था, बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे इस मिट्टी के नीचे दब गए थे, तो उसी से ये पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो अब ये डेली तो प्राप्त होता नहीं, इसीलिए हम इसको सीमित और अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, हमें कम से कम पेट्रोलियम पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आसवन विधि का उपयोग किस कार्य में किया जाता है, तो पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि को निर्मित करने से आसवन विधि को अपनाया जाता है। यानी जो पेट्रोलियम होता है इससे हमें मिट्टी का तेल और पेट्रोल, डीजल, इन सभी को क्या करते हैं, इन सभी को बनाने के लिए क्या किया जाता है, आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, तो जीवाश्म क्या होता है, कोयला तथा पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऊर्जा के असीमित स्रोत या नवीकरणीय स्रोत कौन से हैं। असीमित यानी जिनकी कोई सीमा नहीं, आराम से फेंको फाको कुछ भी करो, जिनकी कोई सीमा नहीं, जैसे आपका हवा है, जल है, बायोगैस है, सूर्य है, पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के असीमित हो। ऐसा नहीं कि आज सूरज निकला है तो कल नहीं निकलेगा, आज भाई निकल आया, ज़्यादा देर तक आए, अब कल ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगा क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म होगी, ऐसा नहीं होता है। सूरज रोज निकलता है। ठीक है, या हवा है, आज भैया चल गई और आज ज़्यादा चल गई थी तो ख़त्म हो गई, कल नहीं चलेगी, ऐसा नहीं है। तो हवा है और आपका क्या है, जल यानी कि वायु है, और पानी क्या होता है, पानी में भी ऐसे ही होता है भाई, ऐसा तो नहीं कि आज पानी आ गया और कल नहीं आएगा, आज सारा खर्च कर डाला, ऐसा नहीं होता है ना। तो ऐसी ऊर्जा जो क्या होती है, जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि बार बार हम जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो असीमित हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं, आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं, असीमित स्रोत या नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा के कहलाते हैं। नेक्स्ट है रुधिर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। रुधिर मतलब होता है ब्लड। ठीक है, ब्लड को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो ब्लड को एनर्जी कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है। कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है। जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने हेतु कौन से साधन आवश्यक हैं, तो जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए यानी जीवित रहने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है, भोजन जरूरी है, कपड़ा जरूरी है, मकान जरूरी है, यातायात, शिक्षा एवं मनोरंजन के साधन सभी जरूरी हैं। इन सभी के बिना व्यक्ति अधूरा है। नेक्स्ट है वैकल्पिक ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं, तो सौर ऊर्जा, गतिमान वायु, जल, समुद्री ज्वार भाटा, जैव मात्रा यानी बायोमास, ये वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है सोलर कुकर से क्या तात्पर्य है, इसका कहाँ उपयोग होता है, तो सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके उसको सोलर कुकर द्वारा भोजन पकाने में उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सौर सेल यानी सोलर सेल किसे कहते हैं, तो सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने की, यानी जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको, उस जो सूर्य के प्रकाश से जो हमें ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की जो उक्ति को या शक्ति को हम क्या कहते हैं, सौर सेल कहते हैं। आपने देखा होगा सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर में सोलर पैनल लगा होता है। क्यों, क्योंकि उससे सूर्य का प्रकाश मिलता है, जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो हमारे घर में क्या होती हैं, हमारे घर में विद्युत ऊर्जा मिलती है हमको। ठीक है, तो यानी सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने की या विद्युत ऊर्जा में बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, सौर सेल कहते हैं। अधिक संख्या में विद्युत धारा प्राप्त करने हेतु अधिक संख्या में सोलर सेलों को जोड़ा जाता है, जिसे सोलर पैनल कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ना, सभी के घर में सोलर पैनल लगा होता है, किसी घर में छोटा होता है, किसी के घर में बड़ा होता है। ठीक है, तो आपको जितनी भी विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी भी विद्युत ऊर्जा की जरूरत होती है, उस हिसाब से लोग अपने घर में सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हैंडपंप किस उत्तोलक का उदाहरण है, तो हैंडपंप जो है ये प्रथम उत्तोलक का उदाहरण है। तो मैंने आपको उत्तोलक के बारे में बताया था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 3 उत्तोलक होते हैं। प्रथम उत्तोलक में क्या होता है, प्रथम उत्तोलक में थोड़ा सा बता देती हूँ, इसमें आलम्ब भार और शक्ति के बीच में होता है। यानी आलम्ब जो होता है, ये कहा गया है कि इसमें आलम्ब जो होता है वो भार और शक्ति के बीच में होता है। आलम्ब जो होता है वो भार और शक्ति के बीच में होता है। ठीक है, समझ में आ गया, इसी हम प्रथम उत्तोलक कहते हैं। नेक्स्ट है झुके तल की सहायता से आप किस प्रकार का कार्य आसानी से कर सकते हैं, तो झुके तल की सहायता से भारी भार को ट्रक में आसानी से चढ़ा सकते हैं। जब भी कोई झुका तल होगा तो उससे क्या होता है, ऐसे झुका तल है तो इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी भार को हम आसानी से चढ़ा सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है कोशिका किसे कहते हैं, तो कोशिका को हम इंग्लिश में सेल कहते हैं, ठीक है, सेल कहते हैं। और कोशिका होता क्या है थोड़ा सा बता देती हूँ। कोशिका जो होता है यानी जो सेल जो होता है वो बॉडी के अंदर छोटे छोटे जीव कोश होते हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे जीव कोश होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं या सेल कहते हैं। चलिए इनमें क्या बताया गया है, मानव शरीर जिन असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है उन इकाइयों को कोशिका कहा जाता है। यानी मनुष्य का जो शरीर है वो जिन छोटी छोटी असंख्य यानी कि इसकी कोई गिनती नहीं है, असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, उनको हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और कोशिका को हम इंग्लिश में सेल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केंद्रक क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि केंद्रक को हम इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये क्या होता है, केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यानी जो हमारा न्यूक्लियस है ये सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। यह कोशिका के बीच में स्थित होता है और कोशिका रस का ही सघन पिंड है। यह अधिक गहरे रंग का होता है, अतः इसको कोशिका में आसानी से पहचाना जा सकता है। केंद्रक ही कोशिका का जीवन है। यानी कि केंद्रक यानी न्यूक्लियस जो होता है ये सेल वॉल की जान होती है, ठीक है, इसके बिना सेल वॉल अधूरा है। ये सेल वॉल की जान होती है और इसमें जो हमारे जो सेल होते हैं इसमें हम आसानी से किसी भी न्यूक्लियस को पहचान सकते हैं क्योंकि ये डार्क यानी गहरे रंग का होता है। और ये क्या होता है, ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रक जीव द्रव क्या है। केंद्रक जीव द्रव का मतलब होता है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, शायद यही कहते होंगे, आप ध्यान से आप एक बार चेक कर लीजिएगा, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं शायद। तो केंद्रक जीव द्रव को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक के अंदर के गाढ़े तरल एवं चिपचिपे पदार्थ को केंद्रक जीव द्रव कहते हैं। यानी न्यूक्लियस के अंदर जो गाढ़ा और तरल और थोड़ा चिपचिपे टाइप का जो पदार्थ होता है उसे ही हम केंद्रक जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कोशिका के प्रमुख कितने अंग होते हैं, तो कोशिका के 3 अंग होते हैं। एक आपका होता है कोशिका भित्ति यानी कि सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव होता है और दूसरा जो होता है वो होता है केंद्रक, ठीक है। नेक्स्ट है ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो ऊतक का मतलब होता है टिश्यूज, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टिश्यूज, ठीक है। ऊतक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, टिश्यूज। अब टिश्यूज कई तरीके के होते हैं भाई, लेकिन यहाँ पर जिस टिश्यूज की बात की जा रही है वो मांस तंतु की बात की जा रही है। किस टिश्यूज की बात की जा रही है, मांस तंतु की, ठीक है। तो ऊतक जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, संवहन ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जीवन की आधारभूत क्रियाएं क्या हैं, तो जीवन की आधारभूत क्रियाएं हैं, जीवन में हमारे कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, पोषण हम करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, परिसंचरण करते हैं, नियंत्रण करते हैं और संवहन और वृद्धि और प्रजनन करते हैं। हमारे अंदर ये सभी क्रियाएं होती हैं, मतलब हम नहीं करते हैं, क्रियाएं हमारे अंदर ये होती हैं, खुद ही होती हैं, अपने आप से होती हैं, इन्हें हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप से होती हैं, ठीक है। जैसे कि आँख है आपकी, आँख से आप पलकों को छपकते हैं, तो पलक झपकते हैं तो क्या होता है, ये आप खुद नहीं छपकते हैं, ये खुद ही होती हैं, ठीक है, जो खुद से होती हैं, ठीक है। तो जीवन की आधारभूत कोशिकाएं कौन कौन सी होती है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, नियंत्रण एवं संवहन, वृद्धि और प्रजनन, ठीक है। नेक्स्ट है जीवधारियों में प्रजनन की कौन कौन सी विधियां होती है, तो जीवधारी में 3 तरीके के प्रजनन होते हैं, वर्धी प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। और ये डिटेल इसकी मैंने आपको वीडियोस में बताई है, आप आराम से वहां पर जाकर पढ़िए और देखिए। नेक्स्ट है सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से कहाँ किया जाता है, तो सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों जहाँ विद्युत उपलब्ध नहीं है, यानी कि ऐसे गांव यानी ऐसे ग्रामीण क्षेत्र, ऐसे गांव में किया जाता है जहाँ पर अभी भी बिजली उपलब्ध नहीं है, अभी भी विद्युत उपलब्ध नहीं है, अभी भी विद्युत प्राप्त नहीं है, जहाँ पर हमें रोशनी, रेडियो, टीवी तथा जल पंप चलाने के लिए सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा क्या है, तो वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। किसके, वायु के चलने से जो उत्पन्न जो गतिज ऊर्जा होती है उसे ही हम पवन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जल ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा होती है, तो बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है। जहां क्या होता है, जब भी कोई ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है तो वहां पे कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज। गति मतलब होता है चलना, ठीक है, गति मतलब क्या होता है, चलना।
तो बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है, इस गतिज ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इस प्रकार बहता हुआ जल ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ज्वार भाटा ऊर्जा के किस प्रकार के स्रोत हैं। तो ज्वार भाटा यानी ज्वारीय लहरों में अपार गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है भाई, ज्वार भाटा क्या होता है, जो हमारे जो नीचे पानी होता है ऊपर नीचे होता है ना, तो क्या हो रहा है, गति हो रही है ना, तो ज्वारीय जो लहरें होती हैं उनमें अपार गतिज ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार ज्वार भाटा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। भारत में ज्वारीय जल से विद्युत तैयार की जा रही है तथा इस पर नवीन खोज तथा शोध कार्य भी चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, यानी ऊर्जा को सुरक्षित रखने का नियम क्या है। तो ऊर्जा के संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा का विनाश नहीं होता है। जब भी आप ऊर्जा को कम खर्च करेंगे, आप ऊर्जा अपनी एनर्जी को कम खर्च करेंगे, तो उससे क्या होता है, ऊर्जा का विनाश नहीं होता है। केवल एक ही प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जाती है और ना ही हम इसे नष्ट कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ना तो आप ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हो और ना ही इसे नष्ट कर सकते हो। ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा सदैव नियत रहती है, यानी हमेशा रहती है। आप इसे न नष्ट कर सकते हो और ना ही इसको क्या कर सकते हो, उत्पन्न कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सरल मशीन किसे कहते हैं। तो ऐसे साधन जो कार्य में हमें सहायता मिलती है, जिनसे हमें सरलता मिलती है, सुविधा और तेजी से काम करते हैं, उन्हें हम सरल मशीन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, ऐसे साधन जो कार्य करने में सरलता, सुविधा और तेजी से कार्य करने में सहायक होते हैं, उन्हें हम सरल मशीन कहते हैं। मशीन से क्या होता है, मशीन से सभी काम आसानी से भी हो जाता है, तेज भी हो जाता है, हमें जितने जल्दी काम करना होता है उतनी जल्दी काम हो जाता है उसमें। ठीक है, तो ऐसे ही हम चीज़ों को क्या कहते हैं, सरल मशीन कहते हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं, सरल मशीन कहते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। सब मेरी भी ज़बान ना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।